अवेलेबल है, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो उसी को हम लोग रिसोर्सेज कहते हैं। रिसोर्सेज जो होती है वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती है। अब जब रिसोर्सेज यहाँ पर है हमारे पास, तो रिसोर्सेज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होती है। लाइक कि रिसोर्सेज को वो चीज होना चाहिए, तभी जाके वो चीज सही होगा। लाइक मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूंगा एक मंदिर का। देखो क्या हुआ कि एक मंदिर के नीचे, एक मंदिर के जमीन के नीचे बहुत सारी लाइक माइंस, मतलब कि बहुत सारी रिसोर्सेज मिली। लाइक समझ लो कि वहां पर मिली आपको कोल्स। अगर अंदर आप सोचो तो एक तरह से समझो कोल मिल गई, या फिर कुछ ऐसी चीज जिसको कि हम लोग को बहुत अंदर तक खोदना पड़ेगा, डिग करना पड़ेगा, तब हमें वो चीज अवेलेबल हो जाएगी। तो उस समय में हम लोगों को तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि वहां पर हमारे पास टेक्नोलॉजी है या नहीं, टेक्नोलॉजी है या नहीं अवेलेबल, जिससे हम लोग उस चीज को एक्सट्रैक्ट कर पाए, बाहर निकाल पाए, वो सबसे पहले देखना होगा। और दूसरी चीज होगी इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी कि उसमें जितना पैसा लगने वाला है उसे निकालने में, वो पैसा हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। और तीसरा चीज है कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि सोसाइटी जो है वो गवर्नमेंट को अलाउ कर रही है कि नहीं कि आप ये माइनिंग या फिर ये डिगिंग कर सकते हो या नहीं। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है। हो सकता है कि बहुत तो कहे कि नहीं, मंदिर के बगल में नहीं खोदा जा सकता, मंदिर में नहीं खोदा जा सकता, हम लोग नहीं अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर तीन चार फैक्टर्स जो होती है उनका बहुत जरूरी होता है किसी भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और अगर कोई ऐसी चीज होगी जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, आपकी डे टू डे लाइफ को इजी कर रही है, और वो जो चीज है वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, तभी हम उसे रिसोर्सेज कहते हैं। चलो, तो रिसोर्सेज जो है और उसका डेवलपमेंट से क्या लेना देना है। इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा आपको डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। पर एक तरह से आप लोग समझ लो कि डेवलपमेंट किसी भी चीज का ग्रोथ होता है इन अ पॉजिटिव सेंस। तो देखो यहां पर जब बात होगी डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की, तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग हर चीजों को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और जब जैसे जैसे हम लोग की यूजेस बढ़ रही है, हम लोगों की कैपेसिटी बढ़ रही है यूज करने की, वैसे वैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, उन चीजों का बढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी ह्यूमन और नेचर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, जब भी ह्यूमन और नेचर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करता है, क्यों? ताकि उसे रिसोर्सेज मिल जाए, तो उससे हम लोगों को बहुत सारी चीजें भी मिलती है। लाइक रिसोर्सेज ना ही सिर्फ हमारे यूज में काम आती है, साथ ही में वो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत काम आती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आप समझते होंगे किसी भी तरह से पैसा का बढ़ना, या फिर किसी भी तरह से हम लोगों की कंट्री की कह सकते हैं प्रेस्टीज का बढ़ना। क्योंकि किसी भी कंट्री जो होती है वो कितनी डेवलप है, कितनी डेवलप नहीं है, वो बहुत सारे टर्म्स पे आपको अवेलेबल होती है। यानी कि बहुत सारे टर्म्स पे हम लोग किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का होना या ना होना पता करते हैं। उसीलिए हम लोग यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि ह्यूमन और नेचर का जो इंटरेक्शन है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रेज करता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा वो आपका इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ कैपिटल हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जो होगा एक्चुअल वो बहुत सारी चीजों में हो सकता है। यानी कि यहां पर बहुत सारा ऐसा भी रिसोर्स है जिसको सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ने डेवलप किया, नेचर ने नहीं किया। जहां तक कि हम लोग अभी बात कर रहे थे रिसोर्सेज को हम लोग को इन्वायरमेंट से मिला है, वैसे ही बहुत सारा है जो ह्यूमन ने खुद डेवलप किया है। लाइक एजुकेशन, ये सब चीज ह्यूमन ने खुद डेवलप किया है, और ये सब चीज भी रिसोर्सेज में काउंट होनी चाहिए। ये सब चीज भी एक डेवलपमेंट का जरिया है। तो आपको शायद रिसोर्सेज समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। ऑन द टाइप ऑफ रिसोर्सेज को चार तरीके से बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो ऑरिजिन क्या होता है? देखो ऑरिजिन कहते हैं जहां से हम लोगों का ऑरिजिन, यहां पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में भी चारों टाइप, यही चारों टाइप के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मतलब कि क्या रिसोर्सेज बायोटिक है या एबायोटिक है। ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक से आप क्या समझते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो लिविंग बींग से रिसोर्सेज आया है वो बायोटिक, जो नॉन लिविंग से आया है वो एबायोटिक। ठीक है, तो नॉन लिविंग से क्या, लिविंग बींग से तो सबको पता है कि क्या क्या आ सकता है, ऑक्सीजन वगैरह सब बहुत कुछ आ सकती है। लेकिन एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग से क्या आ सकता है? तो रॉक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब भी तो हम लोग डेली लाइफ में हम लोग के यूज हो ही रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये सब एबायोटिक रिसोर्स हो गए। अगला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन रिसोर्सेज हुए? जो कि हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि खत्म हो जाना होता है। ठीक है, यानी कि कह लो कि यूज करते करते खत्म हो जाना। तो उसमें भी होता है आपका रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन सा? जो बार बार यूज कर सकते हैं।
और नॉन रिन्यूएबल कौन सा, जो कि एक ही बार यूज कर सकते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम अगर जला दो तो वो तो उड़ गया, अब उसको दोबारा थोड़ी हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है एग्जॉस्टिबिलिटी। तीसरा होता है ओनरशिप। तो ओनरशिप में भी होता है आपको चार तरह का, क्या, पहला होता है इंडिविजुअल, जैसे कि जो प्राइवेटली ओन होता है, यानी कि किसी एक इंसान का अगर कोई चीज है तो वो हो गया इंडिविजुअल टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेटली ओन क्या हो गया, जैसे मेरे पास स्कूटी है तो वो मेरा इंडिविजुअल। डाउट्स में अटकते, सब्जेक्ट्स में लटकते, कब तक हम रहेंगे सर पटकते। अब वेदांतु देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड, हाय मैम। आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। बढ़िया टीचर्स प्रॉब्लम चुटकी में सुलझाएंगे, डाउट सारी जिंदगी से I got your doubt. This is your answer. आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो। Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. रिसोर्स है, मैं उसे इंडिविजुअली यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब अगला होगा कम्युनिटी। तो कम्युनिटी के यानी कि ओनरशिप में ही अगला चीज होता है कम्युनिटी। तो जो एक कम्युनिटी यूज करती है, लाइक आपके एरिया में हो सकता है एक पार्क हो, एक गार्डन हो, जो कि हर लोग यूज कर रहे हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। अब तीसरा होता है नेशनल। तो नेशनल क्या होता है, जो कि हम लोगों के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है, जो भी हम लोगों के पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आता है उसी को हम लोग कहते हैं नेशनल। अब एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज उसके लैंड तक जाके खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट जो हमारा लैंड है, यानी कि जो हमारे लैंड्स का एंड है, मान लो अगर मुंबई की बात करें तो उसका जो एंड है, जिधर से आपको फिर समुद्र स्टार्ट हो जाता है, तो समुद्र के मतलब लैंड से लेके 19.2 किलोमीटर तक अपना ही एरिया होता है, यानी समुद्र का जो 19.2 किलोमीटर तक का एरिया होगा आगे तक का, वो भी अपना ही होगा और वो एक नेशनल ओनरशिप होगा। और इंटरनेशनल ओनरशिप कौन सा हो गया, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक जो चीज होगा वो होगा आपका इंटरनेशनल ओनरशिप। यानी कि देख लो, यानी कि 19.2 किलोमीटर के आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स जाएंगे तो वो जितना होगा वो सब एक इंटरनेशनल ओनरशिप होगा, यानी कि वो हर एक इंडिविजुअल कंट्री, अलग अलग कंट्रीज का वो एक पार्ट होगा, यानी कि वहां पर सबका होता है। लेकिन जब भी हम लोग और आगे जाएंगे, यानी कि 200 प्लस नॉटिकल माइल जाएंगे, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से और आगे जाएंगे, तो वो किसी का भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनली भी नहीं है, क्योंकि वो किसी भी कंट्रीज का नहीं होगा, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर का होगा। बाकी देखो, अगर इंडिया को अगर ऐसा होता है कि उसे कुछ रिसोर्सेज मिली या फिर कुछ पता चला है 19.2 किलोमीटर के आगे पानी में, तो वो चाहे तो वो परमिशंस लेके वो 200 नॉटिकल माइल वाले से ले सकता है, लेकिन उसको क्या होगा, उसको वहां पर परमिशंस लेना पड़ेगा यूके से या फिर यूनाइटेड नेशन से। आप लोग जानते होंगे कि वो मतलब कह लो कि पूरे वर्ल्ड का डॉन है, ठीक है। अब देखो, अगला होता है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे होता है रिसोर्सेज का पार्ट्स, ठीक है। तो देखो, डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज जो है वो चार में बटा हुआ है, पोटेंशियल रिसोर्सेज, डेवलपिंग रिसोर्सेज या फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज कह लो, और तीसरा होता है आपका स्टॉक, और चौथा होता है आपका रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होती है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि हमारे पास कम है, या फिर कह लो कि जो हमारे पास बहुत है लेकिन हम उसे यूज ही नहीं कर रहे हैं। लाइक जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा है पर हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। दूसरा होता है डेवलप्ड। तो डेवलप्ड क्या हो गया, देखो हम लोग यहाँ पर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलप्ड क्या हो सकता है कि जिसको यूज किया जा रहा है और वो प्रेजेंट भी है, यानी कि वो प्रेजेंट है और उसको यूज किया जा रहा है। लाइक बहुत सारा ऐसा रिसोर्सेज है जो प्रेजेंट है और हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, ये सब तो यूज कर ही रहे हैं ना यार। अब आता है तीसरा, स्टॉक।
अब जब स्टॉक की बात आएगी तो वो रिसोर्सेज होंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट जो कि अवेलेबल है पर यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि H2O कह लो, हाइड्रोजन, और एक और एग्जांपल था मैं भूल रहा हूं, जैसे ये दोनों को हम लोग चाहे तो इन सब से बहुत सारी एनर्जीज यूज कर सकते हैं, ये एक टाइप ऑफ रिसोर्सेज है, पर हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज कर पाए। चौथा होता है आपका रिजर्व, जो कि अवेलेबल भी है और यूज करने की टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हम लोग उसे टेक्नोलॉजी भी है लेकिन हम लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हैं। जैसा कि रिजर्व नाम लिखा हुआ है, तो रिजर्व आप समझते हो ना कि रिजर्व यानी रिजर्व कर देना किसी चीज को, तो हम लोग जिसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व। अब आगे आता है बात रिसोर्स प्लानिंग का। अब जब रिसोर्स है हमारे पास इतना, तो हमें रिसोर्स की एक परफेक्ट प्लानिंग भी तो करनी जरूरी है, क्योंकि देखो भाई, अब रिसोर्स की अगर हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, अगर हम लोग रिसोर्स की आगे प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, है ना। हो सकता है रिसोर्स खत्म हो जाए, तो देखो रिसोर्स बहुत ज्यादा थी लेकिन उनकी एक प्लानिंग नहीं की गई, उनको यूज करते रह गया, करते रह गया, करते रह गया, करता रह गया, और इसी वजह से जो है हमें रिसोर्स की बहुत कमी हुई। तो रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत ही मैटर होता है एक गुड क्वालिटी के लाइफस्टाइल को जीने के, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिसोर्स का जैसा हम लोग लार्ज स्केल पे यूज करते आए हैं, अब हम लोग को रिसोर्स का जो यूज है उसको थोड़ा सा हम लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अब देखो मेजर प्लानिंग क्या है कि मेजर दिक्कत क्या हो रही है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं, है ना, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। साथ ही में इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रही है रिसोर्सेज का यूज करने से, यानी कि अगर हम लोग कोल पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइक आप समझ सकते होंगे, लाइक कह सकते हैं हम लोग कोल पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, हाँ जी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही में जो है हम लोगों का जो रिसोर्सेज है वो हर किसी में इक्वली नहीं बटा हुआ है, वो किसी को बहुत ज्यादा है, किसी के पास बहुत कम है, तो यही सब प्रॉब्लम है जिस वजह से हम लोग को रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत है, ठीक है। अब रिसोर्स प्लानिंग जब हम लोग को करने की जरूरत है तो हम लोग को अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाना है, हम लोगों को साथ ही में हम लोग का जो देखो अगर जैसे जैसे हम लोगों का जो रिसोर्सेज है वो घटते जाएगा, हम लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन भी खराब होते जाएगा। लाइक अगर रिसोर्सेज खत्म हो रहा है तो हम लोग इकोनॉमिकली भी वीक होते जाएंगे, क्योंकि फिर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट कराना पड़ेगा बाहर से वो चीजें, और जब कराएंगे तो ऑफकोर्स ही बात है कि अगर एक कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही है लेकिन इंपोर्ट ज्यादा कर रही है तो उसे इकोनॉमिकल क्राइसिस का भी सामना करना पड़ सकता है। अब रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि हम लोग को बहुत सारे सर्वे कराने पड़ेंगे, बहुत कुछ पता लगाना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो रिसोर्सेज है उसे एकदम अच्छे तरीके से हर किसी में बांट पाए, हर किसी को अच्छे तरीके से हम लोग रिसोर्सेज दे पाए, क्योंकि जो है बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्सेज को अच्छे से बांटना, लोगों में बहुत ही अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को बांटना। अब देखो टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिसोर्सेज को, मतलब कि रिसोर्सेज को बांटने में, या फिर कह लो कि रिसोर्सेज को अवेल कराने में। देखो रिसोर्सेज को निकालने से लेकर रिसोर्सेज को पहुंचाने से लेकर रिसोर्सेज को बांटने तक टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि टेक्नोलॉजी, हाउ टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसोर्सेज, तो आप ये कह सकते हो कि रिसोर्सेज को निकालने के लिए भी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज को बांटने के लिए भी, उसको एक्यूमुलेट करने के लिए भी, उसको साथ ही में उसका प्रोसेसिंग करने के लिए भी, और हर तरह के लिए हम लोगों को रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक जो कि है लैंड रिसोर्सेज पे। तो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो देखो लैंड रिसोर्सेज क्या है, तो लैंड रिसोर्सेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि लैंड रिसोर्सेज एक बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि हम लोगों को इंडिया में ही बात कर लो तो लैंड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हम लोग का जो लगभग समझ लो कि हर चीज जो है वो लैंड पे ही हो रहा है, लगभग हर चीज लैंड पे ही हो रहा है, इसलिए हम लोग इंडिया में लैंड रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो है लैंड रिसोर्सेज बहुत तरीके से बटे हुए हैं, लाइक 3 केसेस है, लाइक प्लेन होते हैं, माउंटेन होते हैं और प्लेट्यू होते हैं। इंडिया में 43% ऑफ प्लेन्स है, 30% ऑफ माउंटेन है और 27% ऑफ प्लेट्यूज है, आपको दिख रहा होगा अभी चार्ट में स्क्रीन पे। इंडिया का जो लैंड है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बटा हुआ है, जो कि हम लोग अभी तक जो हम लोग रिसर्च कर पाए उस हिसाब से हम लोग को लैंड जो है हम लोग को मिला है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अभी तक ये कंप्लीट रिसर्च नहीं है, हम लोग सिर्फ अभी 93% ऑफ रिसर्च ही कर पाए हैं, क्योंकि बाकी के जो 7% है वो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी रीजन्स है जिनका सर्वे हम लोग नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस, वो तो आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। अब और आगे आते हैं, हम लोग इस चीज पे समझते हैं कि देखो लैंड रिसोर्सेज तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा है, पर क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं, तो यही पर बात आती है नेट सोन एरिया की। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, बच्चे मुझसे पूछ रहे होंगे। तो नेट सोन एरिया वो होता है जो कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कि जहां पर जिस लैंड को हम लोग इन एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं उसी एग्रीकल्चर को हम लोग कह सकते हैं नेट सोन एरिया।
यानी कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है। अब देखो हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको चैप्टर भी एग्रीकल्चर तो आपको पढ़ना ही है। बाकी हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक इन हरियाणा एंड पंजाब लगभग 80% ऑफ जो लैंड है वो क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड है। वही जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पर 10% से भी कम है एग्रीकल्चरल लैंड। तो यहां पर यही है कि हम लोग की कंट्री में कहीं पर एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा प्रभाव है, कहीं पर बहुत कम है, लेकिन एग्रीकल्चर लगभग हर जगह होती ही है। ठीक है, अब देखो इस वजह से एग्रीकल्चर की वजह से और बहुत सारे फैक्टर की वजह से हमारी जो लैंड है वो 40% डिग्रेड हो गई है, यानी कि कह सकते हैं कि खराब हो गई है। अब खराब कैसे हुई, तो खराब इसलिए हुई क्योंकि जो हमारा जो इंडिया है उसमें 40% ऑफ लैंड के खराब हो जाने का जो मेन रीजन था वो ये था कि यहां पर जो है बहुत ही ज्यादा ओवर इरिगेशन होता है। हरियाणा और पंजाब वाले केस में वहां पर बहुत ही ज्यादा इरिगेशन होता है, इन द सेंस कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लैंड को जो है इरिगेट कर रहे हैं, लाइक उससे बहुत ज्यादा हम लोग उगा रहे हैं, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी, मतलब होता है ना कि उसको हमेशा अगर बार बार यूज कर रहे हैं लैंड को, उसको क्रॉप्स उगाने में, तो उस वजह से भी लैंड खराब हो रही है। साथ ही में राजस्थान और गुजरात जैसी जगह पर ओवर ग्रेजिंग की वजह से, यानी कि ग्रेजिंग यानी चराना होता है, जो ज्यादा से ज्यादा हम लोग चरा रहे हैं उस लैंड को, तो लैंड को चराने से भी लैंड को बहुत प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी एरिया में ओवर माइनिंग के कारण, माइनिंग क्या होता है आपको पता ही होगा, जब हम लोग खोदते हैं टू एक्सट्रैक्ट सम मिनरल्स और मेटल्स, तो उसी को हम लोग कहते हैं माइनल, उसी को हम लोग कहते हैं माइनिंग। तो यहाँ पर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं भी यहाँ पर एक प्लग इन देना चाहूंगा कि ये जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा को रिलेट करते हैं, और हर चैप्टर में लगभग एक ही टाइप का चीज पढ़ना है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान से सुनो हर चीज को। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि 40% लैंड कैसे डिग्रेड हो गए। अब लैंड का डिग्रेडेशन कैसे रोक सकते हैं, तो किसी भी चीज को रोकने के लिए क्या होता है, जिस वजह से वो चीज हो रहा है उस वजह से रोक दो, यानी कि ओवर इरिगेशन रोक दो, ओवर ग्रेजिंग रोक दो, ओवर माइनिंग रोक दो, साथ ही में ज्यादा ज्यादा पेड़ उगाओ। तो ये सब करेंगे तो हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, लैंड को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, अब आती है लैंड रिसोर्स, तो हम लोगों ने पढ़ लिया, पढ़ना है सॉइल रिसोर्स। अब सॉइल रिसोर्स में सबको बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो, ये कोई नई चीज नहीं है सॉइल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ का, आपको पता ही होगा, क्योंकि सॉइल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्योंकि देखो एग्रीकल्चर कैसे है, एग्रीकल्चर कब है, जब सॉइल है तब एग्रीकल्चर है, सॉइल नहीं रहेगा तो एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली सॉइल जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे, क्योंकि सॉइल जो है वो एक रिन्यूएबल टाइप ऑफ रिसोर्स है, और ये प्लांट और एनिमल लाइफ भी सॉइल पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि प्लांट कितना जिएगा वो डिपेंडेंट होता है सॉइल पे, और एनिमल किस पे डिपेंडेंट है, कहीं ना कहीं प्लांट पे डिपेंडेंट है, कि प्लांट अगर रुकेगा तो एनिमल खाएगा, तो अगर सॉइल नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं होगा। तो इसलिए सॉइल जो होता है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों, क्योंकि सॉइल जो है वो कभी भी, जैसे सॉइल में अगर तुमने एक खेती कर ली तो तुम दोबारा भी उस सॉइल में खेती कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सॉइल को कि सॉइल एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है। अब देखो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, सॉरी एनर्जी नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। देखो सॉइल जो होता है वो आपको होता है बहुत सारे टाइप्स का, सारे टाइप्स पढ़ना, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से आपका खत्म हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एल्यूवल सॉइल के बारे में। तो एल्यूवल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, यानी कि इंडिया में एल्यूवल सॉइल बहुत ही ज्यादा पाया जाता है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स में पाया जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि नॉर्थ वाले जोन में, जिधर हम रहते हैं, जिधर मतलब दिल्ली वाले रहते हैं, मैं रहता हूं, मतलब जो भी है हम लोग नॉर्दर्न में आते हैं। तो नॉर्दर्न में एल्यूवल सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये ब्लैक इन कलर होता है, ठीक है। और देखो जो ओल्ड एल्यूवल सॉइल होता है हम लोग उसे क्या कहते हैं, बंगार सॉइल, और जो न्यू होता है उसे कहते हैं हम लोग खादर सॉइल। ओल्ड को हम लोग बंगार सॉइल क्यों कहते हैं, तो ओल्ड को हम लोग बंगार सॉइल इसलिए कहते हैं, ओल्ड को बंगार सॉइल कहने का रीजन ये है क्योंकि वो जो है उसमें बहुत ही सारा पार्टिकल्स होता है, लाइक उसमें बहुत कुछ कह सकते हैं कि कंकर नोड्यूल्स, एक टर्म यूज किया गया कंकर नोड्यूल्स, तो वो प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बंजर सॉइल या फिर बंगर सॉइल कहते हैं, ठीक है। और जो न्यू एल्यूवल सॉइल होता है उसमें फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग उसको खादर सॉइल कहते हैं। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन में पाया जाता है इंडिया के, और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है, दिल्ली वल्ली ये सब जोन में जो है। अगर आपका एल्यूवल सॉइल बनाने के लिए है तो आप ऊपर का नॉर्दर्न रीजन को रंग देना, वो हो जाएगा आपका एल्यूवल सॉइल। अगला होता है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल नाम ही से पता चल रहा है कि वो ब्लैक इन कलर होगा। अगर मैंने एल्यूवल सॉइल में ब्लैक इन कलर बोल दिया तो शायद मैं गलती से बोल दिया होगा, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। बाकी ब्लैक सॉइल जो होता है आपका वो होता है ब्लैक इन कलर, जैसा कि नाम है। और ब्लैक सॉइल का यूज होता है कॉटन के ग्रोथ में, कॉटन यानी कॉटन प्लांट के ग्रोथ में ब्लैक सॉइल का यूज होता है। ये क्ले ही होता है, क्ले आपने क्ले से बचपन में खेला ही होगा, तो ये जो ब्लैक सॉइल है वो क्ले ही होता है। और ये एमपी महाराष्ट्र में, यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन। Hi, I'm Navamita. And I'm Abhishek. We are your master teachers at Vedanta. We are proud to announce
इग्नियस रॉक पे डेवलप होते हैं, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक के सरफेस पे कह लो या फिर उसमें कह लो, उसमें वो डेवलप होते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड एंड येलो सॉइल जो है वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और इनका जो कलर है रेड, वो ज्यादातर जो है उसका रीजन है क्योंकि वो माइनिंग की वजह से, जैसे कि छत्तीसगढ़ में आपको पता ही होगा माइनिंग होती है, तो माइनिंग की वजह से सॉइल का कलर कहते हैं लोग कि रेड होता है। ठीक है, तो रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप होते हैं। अगला आता है लैटेराइट सॉइल। तो लैटेराइट सॉइल जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल खोजते हैं, यानी कि उन्हें इरिगेशन के लिए चाहिए हाई टेम्परेचर और साथ ही में उन्हें चाहिए हेवी रेनफॉल, यानी रेनफॉल भी बहुत ज्यादा। जैसे कि लैटेराइट सॉइल का यूज होता है टी एंड कॉफी उगाने में। तो देखो यहां पर अगर टी एंड कॉफी उगाने में यूज होता है तो लैटेराइट सॉइल कहां होगा? तमिलनाडु, केरला, असम, जहां पर टी एंड कॉफी का इरिगेशन होता है। लाइक दार्जिलिंग में भी होता है, तो आप ऐसे आप गेस कर सकते हैं कि लैटेराइट सॉइल अगर टी एंड कॉफी उगाने में यूज होता है तो वो यहाँ पाया जाएगा। अगला होता है एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल जो होता है वो रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और ये जो होता है हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। साथ ही में देखो ये राजस्थान में होता है। एरिड सॉइल जो ड्राउट में आप लोग देखते हैं ना थोड़ा सा ऐसा क्रैक्स टाइप का, तो वो सब भी एरिड सॉइल ही होता है। ठीक है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है और ये रेडिश ब्राउन इन कलर होता है। अगला होता है आपका फॉरेस्ट सॉइल। अब जैसा नाम है फॉरेस्ट सॉइल, तो ऑफ कोर्स ही बात है ये कि फॉरेस्ट में ही पाया जाएगा। तो फॉरेस्ट कैसे? फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पाया जाता है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। ये क्लेई टेक्सचर के होते हैं, यानी कि क्लेई होते हैं, इनका टेक्सचर क्लेई होता है, और ये फॉरेस्ट के जो है वैली साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वैली साइड कह सकते हो, जिधर आप समझते ही होगे वैली साइड किसे कहते हैं, तो फॉरेस्ट के वैली साइड में पाए जाते हैं। साथ ही में फॉरेस्ट सॉइल में एक और होता है जो स्नो कवर्ड में पाए जाते हैं। देखो फॉरेस्ट जो रेन फॉरेस्ट होता है वो बस एक एरिया का नहीं है। अब रेन फॉरेस्ट में ऐसा भी होगा कि कुछ एरियाज जो होंगे वहां पर स्नो होता होगा और स्नो से कवर्ड होंगे। तो जो एरिया में स्नो से कवर्ड होता है वो एरिया का सॉइल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के कारण उसमें ह्यूमस नहीं बच पाता है। ह्यूमस कैसे बच जाएगा? वो तो ह्यूमस खत्म ही हो जाएगा, है ना। अब देखो लास्ट एंड द वेरी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज, देखो ये वाला जो आपका ये आपको दिख रहा होगा मैप, आप ये मैप को करोगे। अगर आपको मैप जानना है तो मैंने अपने चैनल पे मैप का एक वीडियो अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो आपको वहां पर सारे मैप्स दिए हुए हैं, आप वो सारे मैप्स देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये जो है आपका ये सॉइल इरोजन जो अगला टॉपिक है हम लोग उसको समझेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है। अब देखो गाइस सॉइल इरोजन क्या होता है। तो सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल का एक तरह से कह सकते हैं कि खराब होना, या फिर कह सकते हैं सॉइल इरोजन को बेसिकली अगर कहा जाए तो टॉप लेयर का वॉश हो जाना, यानी कि जो सॉइल का जो सबसे टॉप लेयर है वो हट जाता है, या फिर कह लो कि गायब हो जाता है, या फिर वॉश हो जाता है। अब ये कैसे होता है? ये होता है विंड से, वाटर से, ये सब कुछ केसेस है जिस वजह से सॉइल का जो सतह है वो कटता चला जाता है ना। अब देखो यहाँ पर इन सब चीजों को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सीट इरोजन, गली इरोजन, ये सब भी कहते हैं हम लोग सॉइल इरोजन वाले टर्म को। ठीक है, अब देखो सॉइल इरोजन जो होता है वो प्रॉब्लम तो कर ही सकता है, फर्टिलिटी डिक्रीज कर सकता है, तो इससे हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक कॉन्टर प्लॉइंग, फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट, ये सब कुछ कुछ ऐसे मेथड्स